जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अरोड़ा यस एकेडमी में। हमारी ये पॉलिटी की सीरीज चला जा रही थी। अब वो हम संसद को लेकर के चलेंगे इसमें, और हम ये कोशिश करेंगे कि संसद को बेहतरीन तरीके से कराएं ताकि आपको कहीं और देखने की वीडियो आवश्यकता ना पड़े। और मैं उम्मीद करूँगा कि आप जो मैं चीज़ें पढ़ाता हूँ उनको आप किताब के साथ भी पढ़ते होंगे, ताकि आपकी एक समझ है वो और बेहतर होगी। अब तक हमने बहुत सारे टॉपिक करा दिए हैं संविधान के, ये उसी की अगली कड़ी है। और आज हम सबसे मेजर पोर्शन जिसका हम सबको इंतजार रहता है, संसद, आज हम उसको कराएंगे। संसद को लेकर के ज़्यादातर कन्फ्यूजन बहुत रहता है कि आखिर संसद में कैसे क्या होता है, कौन कौन लोग बैठते हैं, आखिर लोकसभा क्या है, राज्यसभा क्या है, और इनका कार्यकाल क्या है। तो इन सब के बारे में क्या है, एक भ्रम की स्थिति रहती है। आप किताब से पढ़ोगे तो आपको वो चीज़ स्पष्ट नहीं होती हैं। तो मेरी यही कोशिश रहेगी कि आपको अच्छे तरीके से स्पष्ट कराऊं, और जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं आपने देखा भी होगा कि शुरुआत से मैं क्या कोशिश करता हूं। मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं आपके लिए लाइन टू लाइन ये भी बताता चलूं कि कहां से क्वेश्चन बनेगा और कहां से क्वेश्चन नहीं बन सकता। ऐसा ना हो कि हम अपनी सारी एनर्जी को एक ऐसी जगह वेस्ट कर दें जहां से हमें कोई भी फायदा ना मिले। तो कोशिश हमारी यही रहती है कि हम उन्हीं लाइनों को पढ़ें, उन्हीं पर मंथन करें, उन्हीं पर थिंकिंग करें, उन्हीं पर विचार करें जिनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। अदरवाइज किताब में बहुत कुछ होता है, लेकिन सब कुछ ना तो पढ़ा जाता है और ना सब कुछ याद किया जाता है। तो कोशिश आपको ये करनी है कि जो मैं बताता चलूँ कि इस लाइन को आपको स्टार करना है, लाइन अंडरलाइन करना है, इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको बस उतना ही करना है, आपको उतनी लाइन ऐड कर देनी है, उसके अलावा आपको कुछ नहीं याद रखना है। ठीक है, तो चलिए अब हम संसद की थोड़ी बात कर लेता हूं। आखिर संसद क्या है, सबके मन में आता होगा विचार, क्योंकि हमने संसद तो पढ़ लिया, लेकिन संसद पढ़ने के बाद यही दिमाग में रहता है आखिर संसद है क्या। तो मैं आपको बताता हूं कि संसद एक ऐसी संस्था है जो संपूर्ण देश के लिए, जो पूरे भारत देश के लिए, यानी कि कश्मीर से लेकर के और कन्याकुमारी तक कानून बनाने वाली संस्था है। हम संस्था में शब्द का यूज कर रहा हूं, लेकिन थोड़ा आपको ध्यान देना है क्योंकि मैं आपको समझाने के हिसाब से इस शब्द को बोल रहा हूं। क्योंकि अगर संपूर्ण देश में यदि कानून बनाना है जो भारत के हर राज्य पर लागू हो, भारत के हर नागरिक पर लागू हो, भारत के हर अधिकारी, पदाधिकारी, हर व्यक्ति पर लागू हो, ऐसा कोई कानून बनाने वाली जो संस्था है वो हमारी संसद है। अब एक बात आपको और बताऊं मैं, जैसे कि अब सपोज करो हम लोग विद्यार्थी हैं, जो लोग विद्यार्थी हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए मंदिर क्या हो सकता है, सोचो उनके लिए मंदिर क्या हो सकता है। तो ध्यान रखना, उनके लिए जो मंदिर है वह उनका विद्यालय हो सकता है, कॉलेज, स्कूल। जो एक विद्यार्थी के लिए जिस प्रकार से स्कूल, कॉलेज, मंदिर होते हैं, उसी प्रकार से जिस देश में लोकतंत्र होगा, ठीक है, जिस देश में लोकतंत्र होगा तो लोकतंत्र का जो मंदिर होगा वो संसद होगी। क्लियर हुई बात, यानी कि लोकतंत्र का मंदिर संसद होती है। क्यों? क्योंकि ध्यान रखना, संसद क्यों बनाई गई है आखिरकार, इस बात को लेकर के स्पष्टता जरूरी है। क्योंकि यदि हमको शब्दों के पीछे का मर्म नहीं पता होगा तो प्रॉब्लम बनी रहती है। तो आपको एक बात बताऊं मैं, आखिर संसद क्यों बनाई गई है। देखो, संसद बनाने का सीधा सीधा सिंपल तरीका यह है, क्योंकि भारत में क्या है, इतनी बड़ी जनसंख्या है कि सभी लोग कानून नहीं बना सकते। तो प्रावधान ये आया कि आखिर फिर किसी देश के लिए कानून बनाया कैसे जाए। तो सिंपल सा एक कंसेप्ट ये आया कि वहां के कुछ लोग या तो डायरेक्ट तरीके से या फिर इनडायरेक्ट तरीके से, या तो उनको लोग चुनकर भेजें, या फिर लोग ना चुने बल्कि चुने हुए लोग उनको चुन करके भेजें, और एक जगह बैठे वो लोग विचार मंथन करें, आलोचना करें, प्रस्ताव दें, समर्थन दें। तो उसके बाद एक ऐसा कानून बने जो सभी व्यक्तियों पर लागू हो और सबके हित में हो। और हालांकि ऐसा कानून ना बन जाए, ऐसा नियम ना बन जाए जो किसी व्यक्ति के हितों को प्रभावित करता हो, देश को पीछे ले जाए, या फिर ऐसी स्थिति ना आ जाए कि देश में अराजकता उत्पन्न हो। इसीलिए
कुछ चुने हुए और गैर चुने हुए व्यक्तियों की एक ऐसी संस्था होती है जहां पर बैठकर वो पूरे देश के लिए कानून बनाते हैं। यानी कि अब एक और सिंपल तरीके से मैं आपको बताता हूं। यानी कि सपोज करो आप कि एक मकान के 2 कमरे हैं, ठीक है, एक मकान के 2 कमरे हैं। एक कमरे में कुछ लोग बैठे हैं, दूसरे कमरे में कुछ लोग बैठे हैं, ठीक है, और एक कमरा है हेड, यानी कि उसमें कौन बैठे हैं? राष्ट्रपति जी। तो ध्यान रखना, ये दोनों कमरा के व्यक्ति क्या करेंगे? ये कुछ ये बनाएंगे, ठीक है, इन्होंने कुछ बनाया तो ये पारित कर देंगे, पास कर देंगे, फिर दूसरे कमरा के पास जाएगी वो बात, ये दूसरे कमरा वाले व्यक्ति भी पास कर देंगे। अब इन दोनों के पास होने के बाद फिर भी कानून नहीं बनेगा जब तक जो आपका जो हेड है, जब तक आपका हेड उस चीज पर अप्रूवल साइन नहीं कर देगा, तब तक कोई मतलब नहीं है तुम्हारे द्वारा पारित किए गए किसी भी कानून का। तो राष्ट्रपति जी क्या करते हैं? उस पर साइन कर देंगे और वह पूरे देश में लागू हो जाएगा एज इट इज। अब एक बात और आती है, आखिर संसद किन किन व्यक्तियों से मिलकर बनी होती है? तो ध्यान रखना, जो हमारी संसद बनी होती है वो 3 जो ऐसे पर्सन, ऐसे व्यक्ति कह लो, कुछ भी कह लो, इनसे मिलकर बनी होती है। मतलब 3 लोगों से मिलकर बनी होती है। कौन कौन? एक तो लोकसभा, दूसरी राज्यसभा, तीसरी राष्ट्रपति। क्लियर हुई बात? यानी कि जो संसद का निर्माण होता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों से मिलकर संसद का निर्माण होता है। क्लियर हुई बात? अगली बात हम करते हैं। अब आपके मन में कई लोगों के विचार आता होगा, क्या राष्ट्रपति संसद में बैठता है? जी नहीं, राष्ट्रपति जी अपने राष्ट्रपति भवन में बैठते हैं। राष्ट्रपति संसद का, जब संसद में नहीं बैठते तो राष्ट्रपति को संसद का अभिन्न अंग क्यों माना गया है? आखिर हम उनको, ऐसा भी तो हो सकता था कि संसद के 2 ही अंग छोड़ देते, हमने राष्ट्रपति को तीसरे अंग के रूप में स्वीकार क्यों किया है? ठीक है, इसका बहुत बड़ा रीजन है कि जब तक दोनों सदनों द्वारा पारित अधिनियम पर राष्ट्रपति जी हस्ताक्षर नहीं करेंगे तब तक वह कानून नहीं बनेगा। क्लियर हुई बात? तो इसीलिए राष्ट्रपति जी जो हैं वो संसद के अभिन्न अंग हैं। यानी कि दोनों सदनों द्वारा पारित कानून को जब तक राष्ट्रपति जी हस्ताक्षर नहीं करेंगे, अप्रूवल नहीं देंगे, तब तक कानून नहीं बनेगा। इसीलिए राष्ट्रपति जी को संसद का अभिन्न अंग माना गया है। क्लियर हुई बात? अब बात आती है कि लोकसभा और राज्यसभा। आखिर लोकसभा और राज्यसभा में डिफरेंस क्या है? हालांकि मैं आपको डिटेल में आगे बताऊंगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि लोकसभा जो होती है, लोकसभा एक तत्समी शब्द है। और लोकसभा, ठीक है, लोक का मतलब होता है जनता की सभा या लोगों की सभा, ठीक है। यानी कि लोगों की सभा से क्या मतलब हुआ? लोगों की सभा से मतलब यह हुआ कि लोगों ने उनको बिल्कुल प्रत्यक्ष चुनकर के भेजा है, यानी कि लोगों ने उनको वोट दिया है और वही व्यक्ति लोकसभा में जाके बैठे हैं। अब हम राज्यसभा की बात कर लें। जो राज्यसभा है, राज्यसभा में अगर हम एक बात देखें, राज्यसभा में जनता वोटिंग नहीं करती है। वोटिंग कौन करते हैं? यानी कि आप जिस राज्य के हो उस राज्य के जो विधायक होंगे, जो आपने जिन विधायकों को चुना होगा, वो विधायक राज्यसभा के सदस्यों को चुन करके भेजते हैं। इसलिए एक कहावत है कि लोकसभा जो होती है वो संपूर्ण देश का प्रतिनिधित्व करती है। क्लियर हुई? यानी कि जो लोकसभा होती है वो पूरे देश का प्रतिनिधित्व करती है, क्योंकि पूरे देश से लोग, जनता जो होती है वो सांसदों को चुन करके भेजती है। लेकिन जो राज्यसभा होती है, वो राज्यसभा वो क्या होती है? वह राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। क्लियर हुई बात? अब एक बात आपको समझ में और आई होगी या फिर नहीं आती होगी कुछ लोगों के, कि आखिर राज्यसभा बनाई क्यों गई है? चलो, लोकसभा का तो हम समझते हैं कि उनको जनता चुन करके भेजती है, लेकिन जो राज्यसभा है उसमें जनता सीधे सीधे वोटिंग नहीं करती। आखिर वो बनाई क्यों गई है? तो ध्यान रखना, वो इसलिए बनाई गई है ताकि कुछ ही लोग, यानी कि जनता ने जिनको चुना है, कुछ ही लोग देश के लिए कानून ना बनाएं। इसलिए यानी कि हमारे द्वारा चुनाए, जो
हमने जिन व्यक्तियों को चुना है, सांसदों को चुना है, और वो जब संसद में जाके बैठेंगे तो ध्यान रखना, उन पर कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, उनकी बढ़ती हुई शक्ति को रोकने के लिए, उनकी मनमानी को रोकने के लिए एक सभा और होना चाहिए। क्योंकि प्रत्येक राज्य जो होता है, आपने देखा होगा संविधान में, क्योंकि संविधान हमारा बहुत सशक्त है, यानी कि हमने केंद्र को बहुत, संविधान में हमने केंद्र को बहुत ताकतवर बना दिया है। और कानून, केंद्र सरकार जो कानून बनाती है, संसद जो कानून बनाती है, वो संपूर्ण देश पर लागू होता है। कहीं ऐसा ना हो कि संसद में जो लोकसभा बैठी है वह कोई ऐसा कानून ना बना दे जो राज्यों को परेशानी में डाल दे, राज्यों के हितों को क्या कर दे, कम कर दे, राज्यों की शक्तियों को कम कर दे। तो इसीलिए राज्यों के चुने हुए प्रतिनिधि भी संसद में बैठेंगे। इसीलिए आपको याद रखना है, राज्यसभा इसीलिए बनाई गई है ताकि एक ही वर्ग कानून ना बना दे। इसलिए दोनों वर्ग हैं, जनता के द्वारा चुने हुए लोग भी हैं और जिनको जनता ने चुना है उनके माध्यम से भी चुने हुए लोग वो राज्यसभा में जाके बैठेंगे। इसीलिए लोकसभा का भी अपना महत्वपूर्ण योगदान है और राज्यसभा का भी अपना महत्वपूर्ण योगदान है। तो आज हम शुरुआत करेंगे, पहले बात करेंगे हम कि लोकसभा की संरचना कैसी है, राज्यसभा की संरचना कैसी है, लोकसभा में कौन कौन व्यक्ति होते हैं, आखिर लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उनकी क्या भूमिका होती है, उपाध्यक्ष की क्या भूमिका होती है, उसके बाद राज्यसभा में उपराष्ट्रपति की क्या भूमिका होती है और राज्यसभा के उपसभापति की क्या भूमिका होती है। उसके बाद संसद के सत्र, कितने सत्र होते हैं, आखिर सत्रों में होता क्या है। उसके बाद हम ये देखेंगे तारांकित प्रश्न क्या होते हैं, अतारांकित प्रश्न क्या होते हैं, इनको लेकर के चर्चा करेंगे। उसके बाद हम इसमें एक चीज और देखेंगे, आपने सुना होगा व्हिप यानी सचेतक जो शब्द आता है, आखिर उसका मतलब क्या है, सदन का नेता कौन होता है, विपक्ष का नेता कौन होता है, ठीक है। उसके बाद जैसे कि आप सुनते होंगे कि संसद के सत्र को स्थगन कर दिया गया, विघटन कर दिया गया, विश्वास अविश्वास प्रस्ताव, ठीक है, निंदा प्रस्ताव, तो इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। और हम अंतिम रूप से कोशिश ये करेंगे कि जो संसद की जो भूमिका है भारत में, आखिर वो भूमिका क्यों महत्वपूर्ण है, आखिर संसद किस किस प्रकार से योगदान देती है। तो हम इन सब टॉपिकों पर चर्चा करेंगे और आपको बस मेरे साथ पढ़ते रहना है ताकि आपकी कोई भी दुविधा हो, कोई भी परेशानी हो तो आप आसानी से सॉल्व कर सको। और मैं आपको बताता भी चलूँगा कि आखिर कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं और कहाँ से क्वेश्चन नहीं बन सकते, ठीक है। तो ये तो हुई हमारी एक इंट्रोडक्शन क्लास हुई जिसमें संसद को लेकर के जो एक बेसिक समझ होती है, बुनियादी बात होती हैं, तो हमने उनको चर्चा कर ली है। हालांकि यहाँ से क्वेश्चन, कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं कि लोकसभा उच्च सदन है कि निम्न सदन है। तो ध्यान रखना, जो लोकसभा होती है वो हमारी निम्न सदन होती है और जो राज्यसभा होती है वो हमारी उच्च सदन होती है। कारण क्या है, क्योंकि लोकसभा को हम भंग कर सकते हैं, राज्यसभा को भंग नहीं कर सकते, यानी कि राज्यसभा होती है वो स्थायी होती है। तो इतनी बात हमने आपको बताई। इतनी बात के अलावा अब हम आते हैं अपने मूल टॉपिक पर, जहां से मूल टॉपिक से क्वेश्चन बनने की संभावना सर्वाधिक है और आप जिस प्रकार से क्वेश्चन को हैंडल करोगे, ठीक है, तो उन टॉपिकों पर अब हम आते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो जैसा कि मैंने आपको संसद का परिचय कराया, तो ध्यान रखना जो संसद हमारी है वह संसद केंद्र सरकार का विधायी अंग है, यानी कि जो संसद है वह केंद्र सरकार का विधायी अंग है। यहाँ विधायी अंग से क्या तात्पर्य है, यहाँ विधायी अंग से तात्पर्य यह है कि कानूनों का निर्माण करने वाली संस्था कौन है, संसद। किसकी, केंद्र की, यानी कि केंद्र की कानून निर्माण प्रक्रिया जो करती है संस्था, उसका नाम क्या है, संसद। क्लियर हुआ। अब हम अगला देखते हैं। अगला क्या है, अनुच्छेद। अगर आप संसद के बारे में कभी देखो, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। कैसे, अगर आपसे पूछ ले कि संसद के बारे में गठन, संरचना, इसका विस्तार, भूमिका, ठीक है, इसका प्रावधान किस आर्टिकल में है, तो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, यहां पे आपको स्टार लगा लेना है। यानी कि 79 से 122 तक और भाग 5 में ध्यान रखना, अनुच्छेद 79 से लेकर के और 122 तक
संसद की संरचना कैसी होगी, संरचना और संसद का गठन कैसे होगा, ठीक है, इसकी अवधि कितनी है, यानी कि कितने वर्ष के लिए है, इसकी प्रक्रिया क्या है, अधिकारी और विशेषाधिकार क्या है, ठीक है, संसद की शक्ति क्या है। तो इन सब के बारे में जो वर्णन मिलेगा अनुच्छेद 79 से लेकर के और 122 तक और भाग 5 में इसका विस्तृत रूप से संविधान में वर्णन किया गया है। क्लियर हुई बात। अब हम संसद के जो 3 भाग हैं, ध्यान रखना यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं कि निम्न में से कौन संसद का भाग नहीं है। तो मैंने आपको बताया है कि संसद के 3 भाग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। पहला राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, यानी कि इन तीनों से मिलकर के हमारी संसद बनती है। क्लियर हुई बात। चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब पहला ही क्वेश्चन है, जो राज्यसभा होती है वह संसद का उच्च सदन होती है। उच्च सदन से क्या तात्पर्य? उच्च सदन से यह तात्पर्य है यह स्थायी होती है और संसद या फिर कोई भी संस्था इसका विघटन नहीं कर सकती, यानी कि इसको समाप्त नहीं कर सकती। यह अनवरत रूप से चलने वाली एक स्थायी सभा है, इसलिए इसको हम उच्च सदन बोल देते हैं। क्लियर हुई बात। अगला है, अब राज्यसभा को ही ब्रिटेन में क्या बोलते हैं? हाउस ऑफ लॉर्ड। हाउस ऑफ लॉर्ड क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, लेकिन वनडे एग्जाम में संभावना है, लेकिन जो पीसीएस हैं या फिर यूपीएससी ऐसे एग्जाम में यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। अमेरिका में क्या बोलते हैं? राज्यसभा को अमेरिका में बोलते हैं सीनेट। ध्यान रखना, अमेरिका में राज्यसभा को सीनेट बोला जाता है। क्लियर हुई बात। ब्रिटेन में क्या बोला जाएगा? लॉ हाउस ऑफ लॉर्ड, और अमेरिका में क्या बोला जाएगा? राज्यसभा को सीनेट। अगला है, राज्यसभा में राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं, यानी कि जो राज्यसभा है हमारी, इसमें राज्यों के भी चुने हुए व्यक्ति होंगे और जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके द्वारा चुने हुए व्यक्ति भी राज्यसभा में बैठकर कानूनों का निर्माण करते हैं। इतनी बात क्लियर हुई। अब मैं आपको एक बात और बता दूं, यहां पर चलते चलते ध्यान रखना, जो हमारे देश में संसद है, जरूरी नहीं है कि अन्य देशों में भी संसद की प्रक्रिया यही हो, डिफरेंट भी हो सकती है। कैसे? हमने ब्रिटेन की संसदीय परंपरा को अपनाया है, इसलिए हमारी जो संसदीय प्रक्रिया है वह ब्रिटेन से मेल खाती है। लेकिन यदि हम इसी के परिप्रेक्ष्य में यदि हम अमेरिका के संसद की बात करें, यदि हम कांग्रेस की बात करें, यदि वहां की बात करें, तो ध्यान रखना वहां पर अध्यक्षीय प्रणाली को अपनाया गया है। अध्यक्षीय प्रणाली से क्या तात्पर्य है? अध्यक्षीय प्रणाली से तात्पर्य है कि वहां पर जो वास्तविक शक्तियां दी गई हैं, यानी कि जो शासन करने की जो वास्तविक शक्तियां दी गई हैं, वह राष्ट्रपति में निहित हैं, और जो संसदीय जो प्रणाली है उसमें वास्तविक शक्तियां किसको दी गई हैं? प्रधानमंत्री को दी गई हैं। तो ध्यान रखना, किसी भी देश की संसद की हम जो कह सकते हैं, यदि हमको वहां का प्रोसेस जानना हो, प्रक्रिया जानना हो, तो हमको सबसे पहले यह जानना पड़ेगा आखिर उसने किस प्रणाली को अपनाया है, संसदीय प्रणाली को अपनाया है कि अध्यक्षीय प्रणाली को अपनाया है। ठीक है, तो यह जानना बहुत जरूरी है हमको। और हम पता ही है आपको कि जो भारत ने संविधान में जो है वो संसदीय प्रणाली को हमने अपनाया है, जो ब्रिटेन से मेल खाती है। अगला है लोकसभा। लोकसभा को हम निचला सदन कह देते हैं। हालांकि लोकसभा को हम निचला सदन कह देते हैं, इसका तात्पर्य है कि लोकसभा को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर या फिर अपने कार्यकाल से पहले भी इसको समाप्त कर सकते हैं, भंग कर सकते हैं। अब एक बात और आती है कि लोकसभा को ब्रिटेन में क्या कहते हैं? तो लोकसभा को ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स कहा जाता है, हाउस ऑफ कॉमन्स। क्लियर हुई बात। और राज्यसभा को क्या बोला था? हाउस ऑफ लॉर्ड्स, लॉर्ड्स ऑफ हाउस। ठीक है, यहां फिर देखो इस तरीके से आएगा। यहां तो हाउस ऑफ लॉर्ड, मतलब मैं आपको याद करने के तरीके से बता रहा हूं। अगर आपको लॉर्ड ऑफ हाउस याद हो रहा है फिर भी आप टिक लगाओगे, लेकिन अगर सीधे तरीके से आएगा तो हाउस ऑफ लॉर्ड ही आपको याद रखना है। ठीक है, अगला हम देखते हैं ब्रिटेन में लोकसभा को क्या बोलते हैं? हाउस ऑफ कॉमन्स। क्लियर हुई बात। अगला देखते हैं अमेरिका में क्या बोलते हैं? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि अमेरिका में लोकसभा को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं। क्लियर हुई बात। आपको इसके अर्थों में मत जाना, डायरेक्ट क्वेश्चन इसी प्रकार से आएगा।
अगला है, लोकसभा जो होती है वो संपूर्ण भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। यानी कि जो लोकसभा है वह संपूर्ण भारत का प्रतिनिधित्व करती है। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यह है कि लोकसभा में जो सांसद बैठे होते हैं वह सांसद पूरे देश से चुने हुए व्यक्तियों द्वारा बैठे होते हैं। ठीक है, यानी कि कोई भी ऐसा नहीं होगा कि किसी राज्य का मतलब सांसद हो ही ना उसमें, ऐसा नहीं संभव है। यानी कि भारत में जितने राज्य हैं सभी राज्यों के सांसद लोकसभा में जाके बैठते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। देखो मैं आपको धीरे धीरे लेकर के चल रहा हूं ताकि आपको कोई उलझन या तनाव ना हो। अगला है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है यह संसद का अंग है, सदस्य नहीं। इस पर स्टार लगा लेना। आप इस पर क्या लगाना है? आपको इस पर स्टार लगा लेना है। ठीक है, इस पर आपको लगा लेना है स्टार, इस पर आपको लगा लेना है गुरु स्टार। ठीक है, यह संसद का अंग है, सदस्य नहीं। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यह है जो राष्ट्रपति होते हैं उनकी जब मैंने योग्यता कराई थी तो उनकी योग्यता यह होनी चाहिए कि लोकसभा का सदस्य बनने की उनमें योग्यता होनी चाहिए। मैंने ऐसा नहीं बोला था कि लोकसभा का सदस्य होगा तभी राष्ट्रपति बनेगा। ध्यान रखना, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? यदि किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति बनना है तो वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, परंतु उसे लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। कि जिस प्रकार से यदि कोई व्यक्ति सांसद बन सकता है, इतनी योग्यता राष्ट्रपति बनने के लिए होनी चाहिए। क्लियर हुई बात? तो इस पर स्टार लगा लेना। राष्ट्रपति ना तो संसद में बैठते हैं और ना ही संसद के सदस्य हैं। क्लियर हुई बात? अगला देखते हैं। लेकिन जब तक विधेयक को मंजूरी नहीं दे देते तब तक विधेयक कानून नहीं बनेगा। यानी कि जब तक राष्ट्रपति जी उस पर अपना अप्रूवल नहीं दे देंगे, उस पर अपनी मंजूरी नहीं दे देंगे, तब तक वह कानून नहीं बनेगा। राष्ट्रपति जी ने उस पर अपना हस्ताक्षर कर दिया, हालांकि यानी कि अपनी मंजूरी दे दी, तो वो क्या बन जाएगा? कानून। क्लियर हुई बात? अगला है सत्र को आहूत करना, लोकसभा को विघटित करना, अध्यादेश जारी करना। ये 3 काम है राष्ट्रपति के। ध्यान रखना, सत्र को आहूत करना यानी कि आहूत का मतलब क्या है? सत्र को बुलाना। ठीक है, 3 सत्र होते हैं। ठीक है, जो संसद का सत्र होता है उसको जो बुलाने का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति को ही है। तो आहूत का मतलब होता है सत्र को बुलाना। लोकसभा को विघटित करना यानी कि लोकसभा के कार्यकाल को समाप्त कर देना। अगला है अध्यादेश जारी कर देना, यानी कि यदि परिस्थितियां ऐसी आ जाएं कि तत्काल कोई कानून बनाने की आवश्यकता हो, लेकिन कानून बनाने के लिए क्या है कि संसद के दोनों सदनों का सदन में होना आवश्यक है। लेकिन यदि परिस्थिति ऐसी आ जाए कि कानून बनाना जरूरी है और संसद का एक सदन तो सत्र में रहेगा, यानी कि राज्यसभा तो सदन में रहेगी, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बन जाएं कि लोकसभा का विघटन हो गया हो, उस स्थिति में कानून बनाने की आवश्यकता पड़ जाए, तब राष्ट्रपति जी का महत्वपूर्ण योगदान हो जाता है कि राष्ट्रपति जी आर्टिकल 123 का सहारा लेते हैं और अध्यादेश जारी कर देते हैं। इस अध्यादेश की वही शक्ति, वही सीमा होती है जो संसद द्वारा बनाए गए कानून की होती है। क्लियर? तो हमारी इतनी बात हमारी क्लियर हुई हमारी। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले चैप्टर, अगले इसमें टॉपिक के बारे में। ठीक है, अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक हमारा है संरचना के बारे में। ठीक है, तो यदि हम आगे देखें तो फिर कि राज्यसभा की, आखिर राज्यसभा जो है देखो, अब मैं आपको संरचना के बारे में कराऊंगा कि आखिर लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं और राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं। यहां से 100% क्वेश्चन बनता ही बनता है। यदि संसद से क्वेश्चन आएगा तो यहां से क्वेश्चन बनना ही बनना है। ठीक है, तो चलिए
पहले हम राज्यसभा की बात करते हैं। पहले हम यदि राज्यसभा की बात करें तो ध्यान रखना, यहां पे स्टार लगा लेना आप। राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या 250 हो सकती है, यानी कि संविधान ने बोला है कि राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं, लेकिन ये कंडीशन डिपेंड करती है कि वर्तमान में कितने सदस्य हैं। तो ध्यान रखना, जो वास्तविक सदस्य संख्या है वो कितनी है, 245। इस पर भी स्टार लगा लेना। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राज्यसभा में कितने अधिकतम सदस्य हो सकते हैं, तो ध्यान रखना 250, लेकिन वास्तविक एक्चुअल संख्या कितनी है इस समय, तो 245। अब देखो, अब मैं आपको हल्का सा और करा दूं, इसमें थोड़ा सा और बताऊं आपको कि जो एक मिनट कि अधिकतम जो 250 होते हैं वो किस किस प्रकार से हो सकते हैं। तो देखो, 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं और 238 निर्वाचित होते हैं। 12 मनोनीत का मतलब क्या है, यानी कि राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। कहां, राज्यसभा में। अगले हैं निर्वाचित, यानी कि 238 ये राज्यों से चुने जाएंगे। वहां राज्य में कौन कौन से होंगे, राज्यों से 234, 4 केंद्र शासित प्रदेशों से, तो कितने हो गए 238, यानी कि टोटल कितने हो गए 250। अगला देखते हैं, अब 245 कैसे हैं, तो 12 तो ये मनोनीत होंगे ही, यानी इनको तो राष्ट्रपति मनोनीत करेंगे ही। 229 राज्य द्वारा होंगे और 4 केंद्र शासित प्रदेश, इनमें 3 दिल्ली से आएंगे और 1 पांडिचेरी से आएंगे। अब आपके मन में एक प्रश्न आया होगा कि आखिर और भी तो केंद्र शासित प्रदेश हैं, अंडमान निकोबार है, दमन दीव है, ठीक है, लक्षद्वीप है, तो यहां से सदस्य क्यों नहीं आ रहे चुनकर। तो ध्यान रखना, यहां से सदस्य ना आने का सबसे मूल कारण है यहां की जनसंख्या, यानी कि यहां की जनसंख्या है बहुत कम है, इसलिए उनका प्रतिनिधित्व संसद राज्यसभा में नहीं है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। अगला देखते हैं लोकसभा में। तो यहां पे स्टार लगा लेना, लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, 552। आपको याद रखना है, ठीक है, इस पर स्टार लगा लेना कि लोकसभा में सदस्य संख्या 552 हो सकती है, लेकिन वास्तविक संख्या यानी वर्तमान में संख्या कितनी है, 545। क्लियर हुई बात। आगे देख लो, निर्वाचित कितने होते हैं, तो राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेशों से, राज्यों से 30 और केंद्र शासित प्रदेशों से 20। ठीक है, मनोनीत 2 एंग्लो इंडियन होते थे, लेकिन अब समाप्त कर दिए गए। 104वां संविधान संशोधन हुआ था, इसके माध्यम से जो लोकसभा में मनोनीत सदस्य 2 होते थे एंग्लो इंडियन, अब वो समाप्त कर दिया गया है प्रावधान। तो आपको ये याद रखना है। अब 545 कैसे हैं, तो 530 राज्यों से, 13 केंद्र शासित प्रदेशों से, 2 एंग्लो इंडियन तो खत्म कर दिया ही गया, दिल्ली से 7 है और अन्य जो केंद्र शासित प्रदेश है वहां से 6 हैं। ध्यान रखना, जो लोकसभा में दिल्ली से कितने सदस्य चुनकर आते हैं, 7। अब आपको याद क्या क्या रखना है, मैं आपको बताता हूं। पहला आपको यह याद रखना है, राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या 250, वर्तमान सदस्य संख्या 245। क्लियर। इसके बाद लोकसभा में अधिकतम संख्या 552, लेकिन वास्तविक या फिर वर्तमान संख्या कितनी है, 545। ठीक है, अब 545 आपको याद नहीं रखनी है, क्योंकि अब क्या है, 2 एंग्लो इंडियन नहीं है, तो इसलिए अब क्या करना पड़ेगा आपको। ठीक है, 2 एंग्लो इंडियन को आप हटा दोगे और हटाने के बाद कितने हो गए, 543। 543 ध्यान रखना, लोकसभा में जो वास्तविक सदस्य संख्या है वो 543 है। तो आज मैंने आपको इतना ही कराया है, और इसके बाद जो अगली वीडियो आएगी हम एक एक एस्पेक्ट को उठाएंगे। पहले लोकसभा को उठाएंगे, फिर राज्यसभा को उठाएंगे, उनकी चर्चा करेंगे, और उसके बाद आपका ये वीडियो फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आप इसका 1 से 2 बार रिवीजन करिए, और जो मैंने स्टार लगवाए हैं उनको आप पॉइंट में नोट करिए और उन पर इंपोर्टेंट का टिक लगाइए, और कोशिश ये करिए कि यहां से क्वेश्चन आए तो आपके क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। चलिए ठीक है, थैंक यू।